So today we are going to start a new chapter, that is motion in plane. In this chapter we are going to cover some kind of motions. As we know that motion can be divided into three parts, that is one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. We can divide the motion in these three categories. What is one dimensional motion? The motion which requires only one coordinate to represent. That means as we know that if you know the three coordinate system which consists of x coordinate, y coordinate and z coordinate, out of these three coordinate system only one coordinate, either x, either y or either z, is required to represent a motion, then such motion is called as one dimensional motion. And the examples of one dimensional motions are motion in a straight line or a freely falling body, motion of a car on a road or freely falling body are the examples of one dimensional motion. That means it requires only single direction, either x, y or z. We can represent this motion either in positive x direction or negative x direction, or positive y direction or negative y direction. So direction is basically same. Next is two-dimensional motion. Now motion in a plane is nothing but it is a kind of two-dimensional motion. For example, a projectile motion or a circular motion. These are the examples of what? Two-dimensional motion. And three-dimensional motion means what? The motion in space. If the bird is flying, then the motion of that bird is which motion? Three-dimensional motion. So why we are describing such kind of motions here? Because it is very easy to understand one dimensional motion as it consists of only single coordinate, either x, y or z. So just by knowing either positive direction or negative direction of the motion in a straight line, we can understand everything about that motion. जो इससे पहले का जो चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या था कि जस्ट हमें जो मोशन थी ऑब्जेक्ट की वो एक ही डायरेक्शन में रहती थी. आइदर वो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो सकती है, आइदर वर्टिकल हो सकती है. फ्रीली फॉलिंग बॉडी की डायरेक्शन वर्टिकल हो सकती है और रास्ते पे जो कार जा रही है उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो सकती है. लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है? एक ही होती है. आइदर हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर वर्टिकल हो सकती है. तो वो जो मोशन है वन डायमेंशनल मोशन, दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको समझ पाना काफ़ी आसान था क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट थी उसकी मोशन थी. लेकिन जिस मोशन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं वो है मोशन इन प्लेन. यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अब जब मोशन में होती है तो उसकी एक नहीं दो डायरेक्शन बदलती है. एक्स डायरेक्शन भी बदलती है और वाई डायरेक्शन भी बदलती है. अगर हम दो ही कोऑर्डिनेट्स ले यहाँ पे एक्स और वाई, तो वो जो ऑब्जेक्ट होती है, कौन सी ऑब्जेक्ट जो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रही है? मोशन इन प्लेन. उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, आइदर सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन. तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है? देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इस मोशन का. सपोज एक बॉल है हमारे पास, उसको हमने थ्रो किया. हमारा जो फ्रेंड है सामने वाला, उसके पास हमने उसको थ्रो किया, तो बॉल जो थी उसकी मोशन इस तरह से थी. तो यहाँ पे होता क्या है? देखो, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, राइट. अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि हर पॉइंट पे आप चाहे इस मोशन पे ये जो उसका पाथ है, एक्चुअली वो जो ऑब्जेक्ट था वो बॉल, वो इस पाथ से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचा है. तो ये एक्चुअली जो इसका पाथ था उसमें अगर हम किसी भी टाइम पे उसकी पोजीशन अगर हम ले लें, ये जैसे डॉट सपोज उसकी पोजीशन है, तो हर पोजीशन के वक्त उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है.
उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बदलती है। जैसे यहाँ जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ था तो उसकी डायरेक्शन ये थी, जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई, जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई, जब यहाँ पहुँचा तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि डायरेक्शन बदल रही है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, एक ही डायरेक्शन रहती थी, वो बदलती नहीं थी। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस, वापस आ रहा है तो माइनस, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अभी डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। हर इंस्टेंट के बाद, हर पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद, हर पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे बदलती जा रही है। तो इसको कैसे स्टडी किया जाए, तो इसको स्टडी करने के लिए ये जो चैप्टर, जो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो डायरेक्टली, चैप्टर का नाम तो मोशन इन प्लेन है, लेकिन शुरुआत डायरेक्टली मोशन से नहीं की गई है इस चैप्टर में। तो शुरुआत इस चैप्टर की किसके साथ की गई है, तो इस चैप्टर की शुरुआत एक अलग टॉपिक के साथ की गई है, जिसको फिजिक्स में एक अलग आइडेंटिटी है, मैथमेटिकल टूल्स बोल के। जिसकी फिजिक्स में क्या आइडेंटिटी है, मतलब फिजिक्स में उसको मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जाना जाता है, और उसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसका नाम क्या है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। मैं उसको पहले कंटिन्यू करता हूँ। मैंने जो अभी यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्टाइल, ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन थी, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की थी, तो उसमें क्या होता था, हर इंस्टेंट के बाद वो जो ऑब्जेक्ट थी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती थी, बदल जाती थी। उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता था और डायरेक्शन भी क्या हो जाती थी, बदल जाती थी। तो इसके साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, वो तो काफ़ी आसान था। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही डायरेक्शन रहती थी, ज़्यादा झंझट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, द डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली गोज ऑन चेंजिंग। सो हाउ टू डील विद दिस सच टाइप ऑफ मोशंस। सो उसको समझने के लिए, इस तरह के मोशन को समझने के लिए, दैट इज़ मोशन इन प्लेन, इस तरह के मोशन को समझने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वी वांट टू यूज़ सम मैथमेटिकल टूल्स, और वी हैव टू यूज़ सम मैथमेटिकल टूल्स। There are two mathematical tools. Out of that, one is scalars and vector, and another is calculus. We will talk about calculus later actually. Calculus क्या होता है, जिसमें दो वर्ड जो आपने डेफिनेटली सुने होंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। कैलकुलस किससे बना है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से। तो ये चीज़ें पहले हमें समझनी होगी, उसके बाद जाके हम मोशन इन प्लेन को समझ सकते हैं, क्योंकि ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है वो मैंने अभी आपको बताया। द डायरेक्शन इज गोज ऑन चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट। तो हम शुरुआत करेंगे किससे, स्केलर और वेक्टर से। तो देखो स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होता है। पहला वाला जो हमारा चैप्टर था, उस पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और हमने वहाँ ये भी पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स और टू पार्ट्स। वो जो उसके फिजिकल क्वांटिटी के जो दो ग्रुप हमने किए थे, फंडामेंटल और डिराइव्ड, वो किसके बेसिस पे थे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के बेसिस पर। जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है उनको हमने अलग ग्रुप में रखा। किसके ऊपर इंडिपेंडेंट फॉर मेजरमेंट, और जो मेजरमेंट के लिए डिपेंडेंट है दूसरी क्वांटिटी के ऊपर, उसको हमने अलग ग्रुप में रखा। तो उसके बेसिस पे हमने वो क्लासिफिकेशन किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अगेन वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनका एक बार फिर क्लासिफिकेशन करने वाली हो। और इस बार जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा स्केलर्स में, वेक्टर्स में, और तीसरी जो उसकी कैटेगरी है, बेसिकली दो ही पार्ट में हम उसको डिवाइड करने वाले हैं, लेकिन एक और तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, उसको बोलते हैं टेंसर्स। लेकिन कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस में कि जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से टेंसर क्वांटिटी कौन से है, विच इज़ द टेंसर क्वांटिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऐसा कुछ तो क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में।
तो इसके लिए उसको भी हमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, हम पूरे चैप्टर में इसको ही कवर करने वाले हैं, वेक्टर्स को, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम स्केलर्स और वेक्टर्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो स्केलर्स क्या होती है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किस पे डिपेंड करती है, ओनली मैग्नीट्यूड, जो किस पे डिपेंड करती है, ओनली मैग्नीट्यूड। एक बार फिर से मैं वो पहला चैप्टर का थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज करता हूँ। देखो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता था मैग्नीट्यूड, जिसका मतलब था वैल्यू, राइट, ये हमने पढ़ा है, और दूसरी होती थी उसका यूनिट। लेकिन आगे जाके ये पता चला कि इतना सब जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको सिर्फ फंडामेंटल और डिराइव में क्लासिफिकेशन करने से काम बनता नहीं है। आगे जाके हमें उनको और ब्रॉडली क्लासिफाई करना पड़ेगा और बाद में फिर उनको स्केलर, वेक्टर और टेंसर में क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, अब देखो यूनिट तो हर क्वांटिटी में आने वाला है, वो तो कॉमन है, मैग्नीट्यूड भी आने वाला है, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है उनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट काफ़ी होते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए ये दोनों सफिशिएंट नहीं है। वहाँ पे एक और चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो चीज़ होती है डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेक्टर्स का मतलब क्या कि जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और एक बात होगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी मैं उसके ऊपर अभी नहीं आऊँगा, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्केलर्स मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटीज़ होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ जो सिर्फ उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, मास, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सब कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर्स क्वांटिटी है। इनको डिफाइन करने के लिए आप सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड बोल दो और यूनिट बोल दो तो पूरी क्वांटिटी डिफाइन हो जाएगी। टाइम मतलब देखो मास, किसी को अगर हमने उसका मास पूछा तो 50 kg 60 kg सफिशिएंट है। 60 kg मतलब हमें समझ में आ गया कि उसका मास कितना है, राइट। सिमिलरली टाइम, अगर हमने किसी से टाइम पूछा उसने बता दिया 5 o'clock 6 o'clock तो वो भी सफिशिएंट है, राइट। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो सिर्फ इन दोनों के बताने से उसकी इंफॉर्मेशन पूरी हमें मिलती नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ अ पर्सन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस, सपोज़ एक पर्सन यहाँ पे खड़ा था, मैंने उसको कहा कि आप 2 किलोमीटर यहाँ से 2 किलोमीटर चल के जाइए, राइट। मैंने सिर्फ उसको इतना कहा 2 किलोमीटर चल के जाइए, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हुआ, 2 किलोमीटर। वो डिस्टेंस कितना हुआ, 2 किलोमीटर। लेकिन 2 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद वो कहाँ पे ही है तो हमें पता नहीं है। हमने उसको क्या बोला था कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर जाओ, राइट। तो वो 2 किलोमीटर तो चला गया, लेकिन फ़िलहाल वो कहाँ है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। तो जिस फिज़िकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है तो उसको बोलते हैं, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर। और इसके एग्जाम्पल है वेक्टर के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब जो एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल है, वेक्टर्स के। ये किसके एग्जाम्पल्स है, वेक्टर्स के। मोमेंटम, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वन बाय वन हम, जैसे कि मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि जो क्वांटिटीज़ हमें पता है, जिनके बारे में हमने सुना है, हम उसको पहले डिफ़ाइन करते जाएंगे। और आगे जाते जाते हमें आखिरी चैप्टर तक, 12th के आखिरी चैप्टर तक तो बहुत सारे वेक्टर्स क्वांटिटी और फिज़िकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी मिलेगी। बाद में हम उसी वक्त डिसाइड कर लेंगे कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो फिलहाल हम इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखो वेलोसिटी, और
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह गई, क्वांटिटी रह गई डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इनको थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। इस लेक्चर के बाद आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि आप स्पीड वर्ड को कब यूज़ करोगे और वेलोसिटी वर्ड कब यूज़ करोगे। नहीं तो जनरली हम क्या करते हैं, जब हमारे मन में आ जाए हम स्पीड बोल देते हैं, जब हमारे मन में आ जाए हम वेलोसिटी बोल देते हैं। तो ऐसा इस लेक्चर के बाद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीड है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों का फ़र्क क्या है, स्पीड का मतलब क्या होता है कि स्पीड, पहले हम डिस्टेंस से शुरुआत करते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल जो आपको दिया था कि वो जो आदमी था वो इस पोजीशन से 2 किलोमीटर कहीं गया है, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक उसका जो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कहाँ गया हमें पता नहीं है, लेकिन वो यहाँ से 2 किलोमीटर गया है। तो इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जो भी उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, वो कहाँ गया है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको आप अगर किसी के घर गए मेहमान बनकर, उसने आपको बोला कि जाओ और दुकान में से, यहाँ से 1 किलोमीटर एक दुकान है, वहाँ में से उसमें से कुछ मार्केट में से कुछ लेके आओ। यहाँ से वो दुकान उसने खाली आपको क्या बताया कि वो जो शॉप है वो आपके घर से 1 किलोमीटर दूर है, राइट। तो आप नीचे गए और आपने देखा 1 किलोमीटर तो बताया, लेकिन किस डायरेक्शन में वो तो बताया नहीं। तो 1 किलोमीटर खाली क्या हुआ, डिस्टेंस। उसने डिस्टेंस तो बताया लेकिन डायरेक्शन बताई नहीं। अगर उसने डायरेक्शन भी बताई तो आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम आगे जाके भी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। मोशन इन प्लेन में हम इन सब को अच्छी तरह से डिफाइन करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे भी वेलोसिटी के साथ भी होता है। इसको हम मोशन इन प्लेन जब शुरू करेंगे वहाँ पे उसको हम डिफाइन करेंगे। अब तीसरी क्वांटिटी आती है टेंसर्स। टेंसर्स बेसिकली क्या होती है, ये एक प्रकार की वेक्टर्स ही होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। हुज डायरेक्शन इज नॉट फिक्स। इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। मतलब जैसे बलून में अगर हम हवा भरते हैं, सपोज हमारे पास बलून है, उसको हम फुला रहे हैं, उसको उसमें हवा डालकर हम उसको अगर फुला रहे हैं, तो वो जो हवा है वो उस बलून के अंदर से हर डायरेक्शन में क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ फिर, प्रेशर, जिसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, फिक्स नहीं है, वो तो हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस बलून के ऊपर, राइट। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती है जिनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, उनको हम क्या बोलेंगे, टेंसर्स बोलेंगे। लेकिन ये और ये दोनों बहुत ही लिमिटेड है, इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और ये स्केलर तो ये तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली इसमें और इसमें तो कुछ स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अब बात करेंगे वेक्टर्स की। तो स्केलर आपके समझ में आ गया, वेक्टर्स आपके समझ में आ गया। अब हम ब्रीफली आगे क्या पढ़ेंगे, सिर्फ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और टेंसर भी आपके समझ में आ गया। तो वेक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है, उसको बोलते हैं वेक्टर्स। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, प्लस डायरेक्शन होनी चाहिए, प्लस एक और स्पेशल चीज़ इनके पास होनी चाहिए। उसी को, अगर ये तीनों चीज़ें उसके पास है, उस क्वांटिटी के पास है, तो ही उसको हम वेक्टर बोलेंगे। और वो तीसरी चीज़ है, इट फॉलोज, इट मस्ट फॉलोज एक्चुअली वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वेक्टर के बारे में, इट शुड वेक्टर लॉज,
है, वेक्टर लॉज ही बोलेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन बाद में देखेंगे। जो भी वेक्टर्स के नियम है वो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। वो क्वांटिटी अगर वेक्टर के सभी नियम फॉलो करती है, सभी लॉज फॉलो करती है, तो ही उस क्वांटिटी को हम वेक्टर बोल सकते हैं। सिर्फ डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड होने से भी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है या पूछा जा भी चुका होगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ विच क्वांटिटी इज़ not depends on direction और which quantity is does not represent vector quantity, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। देखो, करंट के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब सबके मन में यही सवाल आ गया होगा कि सर करंट को तो डायरेक्शन होती है, करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, राइट? करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो उसको वेक्टर तो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, हम करंट को वेक्टर्स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो ये तीसरी चीज़ फॉलो नहीं करता। इट डज़ नॉट फॉलो, ये जो करंट होता है ये इसको फॉलो नहीं करता, वेक्टर के लॉस को वो फॉलो नहीं करता। कौन से वेक्टर के लॉस, तो वो हम पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर के लॉज फॉलो नहीं करता। कौन से लॉज? आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो देखो, होता क्या है कि सपोज हमारे पास दो वायर है, एक वायर यहाँ से आ रही है और दूसरी वायर यहाँ से आ रही है। यहाँ पे उसको हमने ज्वाइन किया, जो जनरली हम घर पे करते हैं, और ये उसकी तीसरी डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में सपोज इस डायरेक्शन से 5 एम्पियर करंट आया, इस डायरेक्शन से 3 एम्पियर करंट आया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ गए। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो हो जाएगा 5 + 3 मतलब 8 एम्पियर। लेकिन वेक्टर्स अलजेब्रा के रूल के हिसाब से काम नहीं करते। वेक्टर्स अलजेब्रा के रूल के हिसाब से काम नहीं करते। ये तो अलजेब्रा का सिंपल रूल हो गया, एडिशन हो गई, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 3 आया, 5 + 3 8 हो गया, राइट? लेकिन वेक्टर जो होते हैं, वेक्टर को ऐड करने के या सब्सट्रैक्ट करने के जो रूल्स है वो डिफरेंट। वो सिंपली अलजेब्रा के बेसिस पे हम ऐड नहीं कर सकते, अलजेब्रा के रूल को हम अप्लाई नहीं कर सकते। स्केलर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। स्केलर के लिए कैसे है? सपोज मेरे पास एक 50 kg का कुछ सामान है और दूसरा 20 kg का है, तो टोटल मेरे पास कितना हुआ? 70 kg। टोटल वेट कितना हुआ मेरे पास? टोटल मास कितना हुआ? 70 kg, राइट? लेकिन ये जो अलजेब्रा का रूल इस्तेमाल करके हमने स्केलर को ऐड कर दिया, वो रूल वेक्टर के लिए अप्लाई नहीं होते। ये रूल वेक्टर के लिए अप्लाई नहीं होते। वेक्टर के खुद के अलग के रूल है, एडिशन के लिए या सब्सट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो वो जो रूल होते हैं, वो अगर ये क्वांटिटी फॉलो करती है, जो क्वांटिटी ये रूल भी फॉलो करती है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो वेक्टर के लॉस भी अगर फॉलो करती है, उसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अदरवाइज इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा नहीं जाता। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, 5 एम्पियर 3 एम्पियर, ये उसकी डायरेक्शन, राइट? लेकिन वो वेक्टर के रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट ये। तो बेसिकली अब क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। इनकी जो डेफिनेशंस है, इनके जो एग्जांपल्स है, वो मैंने नोट्स में नोट के फॉर्म में आप ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उनको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।